चलो देखो एटम क्या होता है, आज एटम पढ़ाएंगे। देखो इधर सबसे पहले क्लास 9 वाला पढ़ेंगे एटम क्या होता है। व्हाट इज एटम? एनीबॉडी you have to know what is smallest unit of an element. very good. Smallest Unit of an element. unit of matter. ठीक, देखो एटम एक तरीके का क्या होता है, एटम इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वही हमारी क्या होती है, एटम होती है। ठीक, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इतना पता है तुम लोगों को। एटम के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर, अगर कोई पूछे कि एटम के कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, देखो अगर कोई पूछे कि एटम के कितने एलिमेंट होते हैं तब तुम लोग क्या कहोगे, 3। अगर कोई कहे कि एटम के अंदर चार्जेस कितने होते हैं तो 2। ठीक, तो जैसे हम कह रहे हैं कि एटम के एलिमेंट, हम उसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3। एलिमेंट्स की जगह पे पार्टिकल्स भी बोल सकते हो बेटा, याद रखना। ठीक, एलिमेंट्स या पार्टिकल्स, तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे। और 3 ये कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन। ठीक, अब एक चीज बताओ, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। सबसे बढ़िया एटम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि धूप की किरण अगर आ रही है, धूप की रे अगर सनरे कहीं आ रही है खिड़की से, तो वहां पे जो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें डस्ट टाइप कुछ पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं। हम लोग जाते हैं इसे हाथ लगाते हैं, गायब हो जाते हैं और बाद में फिर से एक पास आ जाते हैं। तो वो किस लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ये एलिमेंट हो गए एटम के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा, सबसे पहले हु वाज डिस्कवर्ड बाय एटम, जे थॉमसन। सही से समझना, शांत रहना। हु डिस्कवर्ड बाय एटम, जे थॉमसन। एटम का किसने आविष्कार किया था, किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। ठीक, या जो जे थॉमसन मतलब पूरा नाम है इनका। ठीक, अब इन्होंने एटम के बारे में तो बता दिया। ठीक, इन्होंने एटम को क्या बताया कि एटम एक तरीके का इंडिविजुअल मैटर है, एटम को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं, एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है और इसका जो मास नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये इतना होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सब दे दिया इन लोगों ने। लेकिन बाद में कुछ होते नहीं, कुछ बढ़िया अच्छी सी चीज करो तो लोग उसमें गलतियां निकालने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि यार जे थॉमसन तो बहुत प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं, बहुत फेमस हुए जा रहे हैं। तब उधर से 2-3 लोग फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि सर आप ये गलत कह रहे हैं कि जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते, एटम को हम अभी और तोड़ सकते हैं। जब उन लोगों ने बताया तो थॉमसन ने कहा कैसे तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखो ऐसे तोड़ सकते हैं। उन्होंने तोड़ के दिखाया, उन तीनों साइंटिस्टों ने, 2 साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने बताया, 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। भाई जे थॉमसन ने कहा था कि एटम को अब हम आगे तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटी यूनिट है, इसके आगे कोई चीज टूट नहीं सकती है। लेकिन इनके ड्रॉबैक्स आए, किसके, जे थॉमसन के। जे थॉमसन के जब ड्रॉबैक्स आए तब उसमें जे थॉमसन को पता चला हाँ यार गलती तो हमसे हुई। लेकिन जे थॉमसन ने एटम को डिस्कवर कर चुके थे, मतलब एटम को डिस्कवर पता, उन्होंने ये दुनिया में ले आए जे थॉमसन की। उन्होंने कहा कि एक एटम की भी मतलब चीज होती है एटम जैसी। ठीक, एटम होता है क्या, इंडिविजुअल, वो दरअसल उनका ड्रॉबैक है। फिर उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स आए, ड्रॉबैक्स तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़े होंगे कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका मास नंबर और मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, ये वो सब पढ़े हो। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोप्स ये सब पढ़ चुके हो। आइसोटोप्स तो नहीं है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ चुके हो ना। फिर एटम के 3 एलिमेंट आए, जब इनके ड्रॉबैक्स आए, ड्रॉबैक में बताया गया। ठीक, तो वो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इन तीनों का डिस्कवर किसने किया? अगर आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे? सबसे अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है क्या? ईंट पर नाच। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना। ठीक, ईंट पर नाच, जैसे होता है ना बसंती नाच, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन बसंती किस पे नाचेगी? ईंट पर नाचेगी। तो ईंट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन। ठीक, पा मतलब बताओ भैया, प्रोटॉन, और रा मतलब रदरफोर्ड। ठीक, ना मतलब नाचेगी, न्यूट्रॉन, और चा मतलब चैडविक।
ए, शांत रहो। ये समझ में आ गया? ईंट पर नाच। अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो ईंट पर नाच याद रखना। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, पा मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड, ना मतलब न्यूट्रॉन, चा मतलब चैडविक। हमें तो ये भैया सबसे अच्छी शॉर्टकट लगती है, अब तुम लोगों को पता नहीं लगती है। ठीक, अब आते हैं इसके अंदर। देखो, जो क्लास 9 में था वो इतना पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस था, वो मैंने समझा दिया। इनके ड्रॉबैक्स थे, 9th में क्या पढ़ना था? ड्रॉबैक्स पढ़ना था, इनकी मेरिट पढ़नी थी, डीमेरिट पढ़नी थी, ये सब समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैसा होता है? जो न्यूट्रल रहता है, जो न्यूक्लियस में होता है। ठीक, अच्छा, एटम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ऐसा बनेगा। बीच में क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूक्लियस, P+N, न्यूट्रॉन भी हम बोल सकते हैं। ठीक, अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन मान लो बाहरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक, तो एक चीज बताओ हमको, तुम लोगों से क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। जैसे मान लो बीच में प्रोटॉन है, ठीक, और सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पांडे जी सुने रहना, बीच में प्रोटॉन है और सबसे आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये घूम रहे हैं। इसके और इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई बताएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स से पहले भी एक तरीके का फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। Yes. क्योंकि ये हमारा है नेगेटिवली चार्ज, ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव की जहां बात होती है वहां हम लोग क्या ले आते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। जो क्लास ये एडवांस में पढ़ो, जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जहां पे भैया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात होती है, वहां कौन आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहीं तो आता है। तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा है कि नहीं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी, ऐसे पढ़ा है कि नहीं? कि एक चार्ज बॉडी के पास, एक न्यूट्रल बॉडी के पास जब जाते हैं तो बना देता है, ऐसा पढ़ा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, इसके और इसके बीच में पहले पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था एक तरीके का। ठीक, बाद में क्या देखा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इतनी जल्दी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इधर उधर घूमता रहा। तो इन, और तुमको पता है कि जैसे कोई एक चीज है उसको अगर ऐसे ही से घुमा रहे हैं तो उस पर एक तरीके का फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू mv²/r। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताओगे कि m क्या है, v क्या है, r क्या है? क्या है? अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे F तो फोर्स है, ठीक, F रेडियस। अच्छा, F यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमको बताओगे क्या क्या है? जो बता देगा उसको हमारी तरफ से पार्टी। सर रेडियस होगी इनवर्सली। F is equal to mv/r²। F बराबर m, जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस को तो इनवर्सली। और रेडियस क्या होगी? इनवर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो 1/r। ऐसे तो लिखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ही मास होगा, या जितना मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। भाई एक चीज है, जैसे ये मार्कर है, इसको अभी हम एक थ्रेड में बांध लें, ठीक, उसको नचाए तो आराम से घुमा देंगे, जितना इसका मास है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम लोग घुमाएंगे। ये तो है मास जम 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 नचा देंगे, या हम पूरी ज्यादा ताकत लगाएंगे। और वहीं अभी एक ईंट ले आओ, बढ़िया मोटी सी एक थ्रेड बांधो, तब नचाओ, तब क्या जितनी स्पीड में इसको नचा पा रहे थे उसको नचा पाओगे? नहीं ना, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वहां पे मास भी ज्यादा हो जाएगा और फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अच्छा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फोर्स कितना, जितना फोर्स होगा उतना ही तो भैया वेलोसिटी के हिसाब से चलाओगे। जैसे ईंट थी, अब उसमें क्या तुम जितनी स्पीड से मार्कर को घुमा पाओगे, क्या ईंट को घुमा पाओगे? नहीं, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, तब जाके कहीं इसके आधे गुना घूम पाएगी, है कि नहीं? तो मतलब जितना फोर्स उतनी ही वेलोसिटी लगेगी, और जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना ही कम फोर्स लगेगा। लेकिन रेडियस, यहाँ रेडियस की बात करें, जैसे मान लो कि ये रहा और ये इसका धागा है, इतना मैंने धागा बांधा, इसको पकड़े हैं और ये नाच रहा है ऐसे ऐसे गोल गोल गोल, ऐसे नाच रहा है, ठीक, इसको नचा रहा है और ये इसे नाचेगा गोल गोल। तो इसकी ये जो है, इसी को हम बोलते हैं रेडियस। ये क्या होती है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? मान लो ये इतना बड़ा था मार्कर, ठीक, अब इतना बड़ा मार्कर है, इसी को हम नचा रहे हैं, और इसमें अभी थ्रेड हम बांध दें पूरे कमरे की इतनी,
बाद में नचा तो क्या नचेगा, नहीं नचेगा, रेडियस ज्यादा होगी ना, तो मतलब जितना कम रखोगे रेडियस उतना फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, है कि नहीं भाई। अगर हमको तेज घुमाना है, वेलोसिटी से तेज घुमाना है, तो अगर हमारी रेडियस कम है तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे, और अगर फोर्स कम है तो रेडियस ज्यादा होगी। अगर फोर्स कम है तो रेडियस फोर्स मतलब कम लगा रहे तो रेडियस क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा होगी भाई। जब ज्यादा रेडियस होगी तभी तो फोर्स इतना कहां लग पाएगा, है कि नहीं। तो मतलब फोर्स अगर ज्यादा है तो रेडियस कम होगी, उसी केस को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया पंडित जी। अब आते हैं क्लास 12 में कि एटम होता क्या है। इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पहले से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसी से प्रोड्यूस एक क्या बन के आता है, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अब आते हैं 12 के अकॉर्डिंग एटम के जो पोस्टुलेट हैं एक तरीके के, इसके जो लिमिटेशन है एटम रिसेंबल्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। इसको एक तरीके का उन्होंने स्फीयर मान लिया है, कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, बीच में क्या होगा, प्रोटॉन होगा। अच्छा, एक और चीज तुम लोग को मैंने 11th में भी पढ़ाई है, 12th में भी, यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी सुने हो, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने एक बार नहीं 10 बार बताया है, और तुमको बहुत अच्छे से आती है, तुम बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होती है बाबू लोग, सुन लो फिर से, P पॉजिटिव चार्ज, E नेगेटिव चार्ज। अब अगर पॉजिटिव के पास ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ये इस वाले ऑर्बिट में है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, इन दोनों पे फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इस वाले ऑर्बिट में है, किसमें आ जाएगा, इस वाले ऑर्बिट। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है, ये तीनों एक ही चीज होती है, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेरा प्रोटॉन है, जो बीच का है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये किसी भी ऑर्बिट में अपनी मर्जी से घूमता रहेगा, चाहे इसमें घूमे चाहे इसमें, ये अपनी मर्जी का मालिक। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो अगर ये बाहरी में है तो ये इस वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई। ठीक, दूसरा आता है इसके जो पोस्टुलेट्स थे वो एक तरीके का, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो फिर से समझो, ये वाला पॉइंट अच्छा है, कह रहे हैं कि जो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के। मतलब समझाओ कोई लोग, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, जैसे सोडियम, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 11 है कि नहीं। तो सोडियम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, समझे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो जैसे एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसके प्रोटॉन होते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है, तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। बस यही इसका एक पोस्टुलेट हो गया जो इसमें मैंने पढ़ाया। कोई भी एक एलिमेंट जो होता है, अगर हम इसका भी स्ट्रक्चर बनाए, मान लो बीच में मैंने सोडियम लिख दिया, ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 into 6 आएगा, 6 2 into 6 into 1, 6 7 8 9 10 11 3 कुछ आएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना आएगा पंडित जी बताओ, 1s2 2s2 2p6 2p 6 6 7 8 9 10 1s 2p 3s 1, यही तो आएगा। अगर ऐसे 1s 2s2p 3s, तो 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 कितने, तो बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 7। तो वो जो 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 7 ही प्रोटॉन उनको खींच रहे हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है 7 ही प्रोटॉन खींच रहे होंगे, तभी आउटर मोस्ट शेल में वो 6 इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहे हैं। ये हो गया। तो मैंने पहला पोस्टुलेट क्या बताया, कोई भी एलिमेंट का या कोई भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम करके दिखा दिया, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो जब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, देखो दोनों का, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वही पहला पोस्टुलेट लिख पाया मैंने। ठीक,
एटम में मैंने क्या बताया कि एटम में जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक, दिमाग में बिल्कुल घुस जाना चाहिए। दूसरा क्या है, फिर है इसकी लिमिटेशंस, हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम। कह रहे हैं कि जो एटम है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करके रखा है, ये इसकी लिमिटेशन है, इसको प्रूव करना है, इसको बताना है कि किसी भी एटम के अंदर ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, भाई इसको होल्ड कैसे रखा है। तो क्या बताओगे, इसको होल्ड कैसे रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है और उन दोनों पे फोर्स कैसा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसीलिए होल्ड करके रखा है, बस सिंपल सा आंसर। ठीक, जैसे तुम लोगों को तुम्हारे मम्मी पापा ने होल्ड करके रखा है कि स्कूल जाओगे, स्कूल से डायरेक्ट घर आओगे। अब तुम लोग की अलग बात है, तुम लोग किसी और के साथ टहल लो, तुम उनके साथ टहल लो, कहीं उनके साथ टहल लो, आज उनका काटा कल उनका काटा, किसी ने तुम्हारा काट दिया, मतलब अलग अलग चीजें। ठीक, तो ये चीज होती है। तो होल्ड किसने कर रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ने होल्ड रखा है पॉजिटिव को निगेटिव वाले चार्ज में। फिर एक रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड एटम मॉडल इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको पढ़ लेना जरूर आज जाके, ठीक है। कल हम सबका ये देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और कल आके हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक, इसमें होता है, अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने जो अभी एक चीज बताई थी, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक, शांत रहो, जैसे मान लो हमारी एक बॉडी है, दोनों हाथों को रगड़ो, गर्म होते हैं हाथ, क्यों गर्म होते हैं, इसका इधर देखो, इसका पूरा हम प्रूफ देते हैं। देखो इसका पूरा प्रूफ क्या है, हमारी एक बॉडी है, इधर देखो, इधर बाद में रगड़ना, हमारी बॉडी है, बॉडी में पानी होता है, पानी को किससे, H2O, H का है प्लस का, O का है, मतलब हमारी बॉडी में भी तो वाटर है, एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है एक तरीके से, H प्लस का है, O माइनस का, तो हमारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। ठीक, अब जब ये दोनों भैया मिलते हैं तब क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। भाई करंट इंड्यूस होता है कि नहीं, या एनर्जी इंड्यूस होगी, हम लोग के अंदर करंट भी इंड्यूस होता है और एनर्जी भी इंड्यूस होती है। जैसे अब एक एक थप्पड़ सबके लगा तो सही से बैठ जाओगे, आसानी से सुनोगे, ठीक, तो वो एक तरीके का करंट हो गया। और अगर एनर्जी तुमको देखना है तो दोनों हाथों को कस के रगड़ो, गर्म हो रहा है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस है हमारे अंदर के वाटर के, वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। वो एनर्जी कैसी है, हीट एनर्जी। वो एनर्जी कैसी है, हीट एनर्जी। और इसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, छुपी ऊर्जा। छुपी हुई ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है छुपी हुई ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी होती है छुपी ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी होती है छुपी ऊर्जा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमको महसूस हो रही है ना, दिख रही है हमको, मतलब महसूस हो रही है, फील कर पा रहे हैं। और पोटेंशियल क्या हुआ, मैक्सिमम कितना उसका पोटेंशियल मतलब छुपी हुई ऊर्जा, मतलब मैंने देखा नहीं कि हाँ इसके पास इतना भी पावर है। जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हो, पता नहीं किसका कितना पावर होगा, है कि नहीं। तो ये चीज है, यहाँ पे तो एक समान हो, अभी लड़ाई हो जाए तो अभी पता चल जाएगा किसका कितना पावर है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर तुमको और अच्छे से आइटम को समझना है तो जो तरबूज होता है, तरबूज में जितने काले काले बीज होते हैं वो हो गए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, और जितना लाल लाल हिस्सा है रेड कलर का वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब प्रोटॉन, ठीक, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। फिर इसमें पढ़ते हैं रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट्स। कह रहे हैं कि मॉडल के अंदर जो वेलोसिटी ऑर्बिट्स में जो रेडियस होती है, जो वेलोसिटी होती है, कितनी कितनी होती है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स, जो n ऑर्बिट्स की जो रेडियस होती है, जैसे मान लो ये वाला ऑर्बिट मैंने लिया, इधर देखो, जैसे ये वाला मैंने ऑर्बिट लिया, तो ये सेंटर से इसकी रेडियस अगर नापोगे तो इसको हम बोलेंगे nth रेडियस, इसी को तो बोलेंगे nth रेडियस। ये मैंने ले लिया k l m। अगर हम कहें कि k वाले ऑर्बिट की रेडियस निकालो तो कैसे करोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, Rn इक्वल्स टू, बोलो भैया, Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर, क्या लिखवाया है, n स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर zme स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर zme स्क्वायर। इससे तुम लोग कोई भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। जैसे तुमसे स्कूल में कहा कि के, जैसे पेपर में आ गया कि के वाले ऑर्बिट की रेडियस निकालो,
nth कर्व वाली रेडियस निकाल दो, तो ये वाला फॉर्मूला रख देना और रेडियस निकाल देना, ठीक। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट और है भाई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनर्जी एसोसिएटेड फॉर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी आल्सो बी देयर। कह रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुनो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी होती है। सो ना, जानते हैं थोड़ा बोरिंग है लेकिन अच्छा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों तरीके की क्या होती है? एनर्जी पाई जाती है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी पाई जाती है। टोटल एनर्जी इज सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, सुनो शांत हो, पर लास्ट कॉन्सेप्ट सुनो। जैसे मान लो अगर हम पूरे एटम की टोटल एनर्जी की बात करें, इस पूरे मैंने एटम को उठा के यहां ले आया, टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होगी? इधर टोटल एनर्जी की बात क्या होगी? टोटल हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर होगा, टोटल जो एटम होगा वो इस तरीके के क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो टोटल एनर्जी होती है इस एटम की, इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये हमारी होती है टोटल एनर्जी, ठीक। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए, ये आता है कभी कभी आ जाता है, अगर पूछ ले कि किसी भी एटम की टोटल एनर्जी कैसे क्या होती है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम, ठीक। और उल्टी कैसे है तो तुमको पता है, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल का छुपी हुई ऊर्जा कुछ भी बना के लिख दो, ठीक है। समझ गया एटम? ये था तुम्हारा एटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स हैव फिक्स्ड एनर्जीज इन दीस ऑर्बिट्स, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। जैसे मान लो सबकी एनर्जी एक एक फिक्स होती है। जैसे सुनो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। बाद में कहोगे समझ में नहीं आया और सोओगे, फिर कहोगे कि यार एक ही नंबर ज्यादा आ जाता, अभी बदतमीजी कर लो। और हमको यही पसंद नहीं, पढ़ाई टाइम सिर्फ पढ़ाई किया करो। देखो इधर, जैसे ये वाला ऑर्बिट है हमारा, इस वाले ऑर्बिट का जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑर्बिट का जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरीके का क्या है? फिक्स रहेगा। मतलब इसका ऑर्बिट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसका भी ऑर्बिट फिक्स रहेगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहां नहीं जा सकता, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहां नहीं आ सकता, ठीक। तो हर एक ऑर्बिट का, हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एक तरीके का क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक। ये हो गया टोटल एटम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपना बता देना, हमको पूछ लेना तो हम बता देंगे।